साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों उम्मीद ही करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी, एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके मुझे बताइए कि सर यहाँ तक सब कुछ ओके है, फिट एंड फाइन है। ओके। जैसे कि आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को लेकर चल रहे हैं। बहुत प्यार के साथ में, धैर्य के साथ में, चीजों को इतनी मस्ती के साथ में लेकर चल रहे हैं कि शायद एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया सब कुछ ओके है ना? वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? हमारे साथ में संध्या पवार जी हैं। जी, हमारे साथ में संध्या पवार जी हैं, मनदीप जी हैं, प्रिंस सांगवान जी हैं, आशा जी हैं। एक बार बताएंगे। आवाज ओके है? यदि अब आवाज ओके है बच्चे तो एक बार बताएंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताइए। वॉइस शायद क्लियर आ रही होगी। एक बार सभी साथी बताइए ओके है ना? जी। कभी कभी चीजें है ना, टेक्निकल चीजें हैं, समस्या करने लगती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। और बढ़ते हैं अपने प्यारे सेशन की तरफ। आप जानते हैं हम लोग इस सर्दी वर्दी पाने का एक संकल्प लेकर चले हैं और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और आते के साथ ही हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। ये चलिए रिवीजन करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अरुण जी, इस चीज का मैं बहुत अच्छा हूँ। सभी साथियों का स्वागत है। कुछ प्रश्न हैं हम क्लास से पहले जरूर आपसे पूछते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि भैया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम आप सभी साथी बताएंगे। ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे प्यारे दोस्त? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक क्या बताएंगे कि भाई जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक? अगला प्रश्न इसी के साथ में हम लोग जानेंगे कि भैया यहाँ पर महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, महावीर स्वामी की पुत्री जी का नाम। पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति क्या बताएंगे प्यारे दोस्त? पहली बौद्ध संगीति
किसके शासनकाल में हुई थी? किसके? किसके शासनकाल? शासनकाल में हुई थी। बढ़ते हैं। आप पूरे भारत में कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें इतिहास पूछा जा रहा है, वहां यह हर जगह काम आएगा। ठीक है, हाँ। हर्ष कल्याण जी बहुत बहुत बेहतरीन रहेगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था बताएंगे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। क्या होता है प्यारे दोस्त? सिद्धार्थ। ओके, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन रहे हैं? महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। क्या बताएंगे कि भैया प्रियदर्शना? ओके। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन क्या? याद करिए। अकाक यानी कि अजात शत्रु। अजात शत्रु। क्या बताएंगे फिर दोस्त? अजात शत्रु। देखो, सौरभ हैं, बहुत सारे लोग हैं बेटा। बच्चे एक तो मेरे आज गले में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है ना? प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। और एक बार सही बताओ सभी साथी कि इस समय आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को? मैं देखना चाहूंगा कि आवाज कैसी आ रही है। आवाज तो यार ठीक आनी चाहिए। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम्म, बस कुछ ही टाइम का मुझे मौका दीजिए। बस मैं एक ही मिनट में चेक करके आपको बता रहा हूँ प्यारे दोस्त। सब कुछ ओके चल रहा है ना? मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। लाइव की बात कर रहे हैं। कहाँ गया भाई? हम्म। मैं आ चुका हूँ। आवाज ओके आ रही है यार? हैं? बताइए क्या समस्या है? हम्म। ओके तो है अभी? बिल्कुल ओके है। आपको शायद आवाज आ भी रही होगी। अब क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है। आवाज ओके। हम्म। क्या समस्या है? कुछ भी नहीं, ओके है सब कुछ। ओके तो है। चलिए। अब परेशान मत होना और मत करना। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ एक बच्चा करे जा रहा है। हमें पढ़ना है बच्चे मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो मगध पर शासन करने के लिए, मगध अपने आप में उस समय शक्तिशाली मतलब कि महाजनपद काल था मगध। और मगध पर शासन करने के लिए बहुत सारे वंश आते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है। मगध पर शासन करने के लिए बहुत सारे वंश आते हैं। तो उनके बारे में बड़े प्यार से धैर्य पूर्वक हम लोग देखने वाले हैं। जी। एक बार सभी प्यारे साथी फोकस करेंगे यहाँ पर। मगध साम्राज्य यानी मगध एम्पायर। ठीक है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है, इंपोर्टेंट है। और मगध से पहले शक्तिशाली काशी था। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि भैया सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, तो आप बताएंगे मगध। और मगध से पहले की बात करता है तो क्या बताएंगे? काशी। तो काशी क्या रहा है? महत्वपूर्ण रहा है बेटा। ओके ना? हाँ। यदि हम बात करते हैं मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, कि भैया ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है मगध की स्थिति।
जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल में ये मगध उस समय इतना बड़ा हुआ करता था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। कब माना जाता है कि भैया मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। और मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है प्यारे दोस्त? अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलेगा कि भैया मगध साम्राज्य का जो उल्लेख है सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में देखने के लिए मिलता है प्यारे दोस्त। ओके, अब मगध पर जब हम शासन कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों को जानना होगा मगध पर शासन करने वाले सभी वंश। उससे पहले मैं आपको है ना एक ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिक के माध्यम से आपको क्या करा देता हूँ, 16 के 16 महाजनपद तैयार करा देता हूँ। ठीक है, 16 के 16 महाजनपद। आपको याद रखनी है केवल एक ट्रिक। अब अपाचे का गांव क्या याद रखेंगे बेटा? अब अपाचे का गांव कुसुम को कुसुम को कम आम देगा। आपको केवल ये याद रखना है। अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। ओके, तो इसके माध्यम से हम चीजों को करते हैं, देखिएगा कैसे काम करेगा बच्चे ये। ठीक, देखो कि भैया ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूं। ऐसे हुआ प्यारे दोस्त अंग, क्या याद रखें? अंग। वैसे वत्स हुआ, वत्स। ऐसे अवंती हुआ, अवंती। पा से पांचाल हुआ, पांचाल। जैसे चेदी होगा, क्या बताएंगे? चेदी। का से काशी होगा प्यारे दोस्त, क्या बताएंगे? काशी होगा। ओके, गा से गांधार होगा, गांधार होगा। वैसे वज्जी होगा, वज्जी। ओके, कु से कुरु होगा, क्या बताएंगे? कुरु होगा। सु से सूरसेन होगा, सूरसेन, सूरसेन होगा। ओके, मैं से मगध होगा, मगध। कौश से कौशल होगा, कौशल। कैसे, क्या याद रखेंगे? कंबोज होगा, कंबोज। मैं से मल होगा प्यारे दोस्त, मल। ठीक है, आ से अस्मक होगा, अश्मक। और यहीं पर याद रखेंगे हम लोग मत्स्य, क्या याद रखेंगे प्यारे दोस्त? मत्स्य। इस प्रकार से तो आपको ये जानकर पता चला कि भैया ये क्या है, हमारे 16 महाजनपद है। क्या बताएंगे? महाजनपद, जनपद। क्या याद करेंगे? महाजनपद। ओके प्यारे दोस्त, और जो महाजनपद है इनकी संख्या कितनी थी? 16। जो 16 महाजनपद है ये कहाँ पता चलता है? एक जैन साहित्य से पता चलेगा हमें, जैन साहित्य। क्या याद दिलाएंगे कि भैया जैन साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य कौन सा था? कि भैया भगवती सूत्र, भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र। ओके, यहीं पर यह बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। ओके, बौद्ध साहित्य का नाम क्या था? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। क्या बताएंगे भैया? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य क्या बताएंगे बेटा? हाँ बच्चे, थोड़ा सा फोकस किया करो क्लास में, है ना। तो 16 महाजनपद कितने साथी को तैयार हुए, एक बार थम्स अप करके आप मुझे बताएंगे कि सर यहां तक ओके है, फिट एंड फाइन है और हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जी। बच्चे हमारे पास में ना हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि मैंने आपके जो प्री वाई क्यू हैं उन्हें अध्ययन करके जब चीजें किया है बेटा। क्लियर है? नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। जब आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं भैया, हैंड रिटन पीडीएफ्स मिल रही हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं? चलिए बात करते हैं भैया हरिक वंश के बारे में। जब हरिक वंश के बारे में बात करेंगे प्यारे दोस्त, तो आप जानते हैं 544 बीसी से 412 बीसी तक इनका शासन कर रहा है। किसका? हरिक वंश का। ओके, यहीं पर बिंबिसार की बात करते हैं प्यारे दोस्त, संस्थापक रहा है हरिक वंश का। और अन्य नाम इसका क्या था? श्रेणी।
ठीक है। और यदि बात करते हैं श्रेणी की, जो नाम मिलता है जैन साहित्य में देखने के लिए मिलता है। अन्य नाम की बात करते हैं, बिंबिसार का अन्य नाम क्या है? क्षेत्रोजस के नाम से जाना गया। ये कहाँ से जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से इस नाम की जानकारी मिलती है। जो लोग कहते हैं सर जी हाथ से लिखकर चलना, बेटा देखिए मुझे भी पता है कि चीजें अब तक आप हाथ से तो लिखकर आ रहे हैं, लेकिन जब आपको एक हैंड रिटन पीडीएफ मिल रही है, एक आपको बोर्ड पीडीएफ मिल रही है, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ कान में हेडफोन लगाना और कीवर्ड्स लिखते हुए चलना है, ना कि आपको पूरे नोट्स बनाते हुए चलना है। ऐसे नोट्स बनाते चलिए कि आपको है ना ज्यादा समय में, बहुत कम समय में चीजें लिखने के लिए मिल जाए। ओके। और सच बात बताऊं, यदि आपको जीतना है तो आपको एक स्पीड मेंटेन करनी होगी, क्योंकि यदि आपने स्पीड मेंटेन आपने नहीं की तो कोई दूसरा व्यक्ति स्पीड मेंटेन करेगा और कुछ अच्छा करके आपसे बेहतर जॉब लेकर चला जाएगा। फिर दोस्त, यहीं पर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल इसी व्यक्ति का रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा 544 से 412 बीसी, 52 वर्षों तक का शासनकाल रहा है इस व्यक्ति का। और यहीं पर आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लगभग 49 वर्षों का जो शासनकाल रहा है वो रहा है अकबर का। ठीक है ना? 49 वर्षों का शासनकाल अकबर का रहा था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी व्यक्ति को माना जाता है, और राजधानी इसने राजगृह या फिर गृहराज को बनाया। ठीक है। राजगृह या फिर गृहराज को इस व्यक्ति के द्वारा क्या बनाया गया भैया? राजधानी बनाया गया। ओके, सभी पैर दोस्त बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? डन है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल डन है। ओके। अब ये विवाह किससे करता है बच्चे? क्या बताएंगे? विवाह, जब विवाह की हम बात कर रहे हैं तो विवाह करता है ये चेलना से। और चेलना कौन है? चेटक की पुत्री है प्यारे दोस्त। इसने ही बिंबिसार को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। क्या बताएंगे? कि इसने ही बिंबिसार को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। आपसे पूछा जाता है कि भैया बिंबिसार को किसने विवश किया था? कैसे याद रखेंगे कि भैया वो बहुत जैसे चेलना याद रखना, और जैसे चालाक याद रखोगे, चालाक भैया चालाक स्त्री थी तो उसने हस्बैंड से क्या करवा दिया? बौद्ध धर्म को स्वीकार करवा दिया। क्या बताएंगे कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करवा दिया बेटा? समझे? गुड। अब फिर अगला विवाह ये किससे करता है? क्षेमा से। ये क्षेमा कौन थी? भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी प्यारे दोस्त। और राजगृह की स्थापना भी किसने की? बिंबिसार ने की। बिंबिसार ने। अब ये क्या कहता है? बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को मानने लगा। ठीक है, समझे? अब पहले इसके कहने पर तो क्या क्या मानने लगा भैया? ये ये बौद्ध धर्म की जगह क्या बताएंगे? ये बौद्ध धर्म हटाना, यहां से जैन धर्म करना। क्या बताएंगे भैया? ये जैन धर्म है। जैन धर्म, जैन धर्म स्वीकार करने, क्योंकि शुरुआत में तो ये बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को इसने अपना लिया। बिम्बसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। जो इसका ज्येष्ठ पुत्र का अर्थ क्या होता है? बिम्बसार मेड हिज एल्डेस्ट सन, क्या था? दर्शक द सक्सेसर। इसने सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी बच्चे किसे बनाया? अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा था। समझे? यहां तक सभी साथियों को क्लियर है कि नहीं? एक बार सभी प्यारे दोस्तों से, सभी प्यारे साथियों से मैं जानना चाहता हूं, यहां तक सब कुछ ओके होगा? हम्म। ओके कीर्ति जी। अब यहीं से आगे जब आप बढ़ रहे हैं तो प्यारे दोस्त आप किसके बारे में जानते हैं? परंतु अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी अपना ली। अब आप जानते हैं कि भैया इसे हरिक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अजात शत्रु ने किसकी हत्या कर दी है? बिंबिसार की। लेकिन पिता की हत्या करने के कारण अजात शत्रु को पितृहंता कहा गया, और अजात शत्रु की हत्या भी इसका पुत्र कौन कर देगा? उदयन कर देगा और गद्दी को अपना लेगा। कहा जाता है ना, यदि आप दूसरे व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदते हैं, यदि आप दूसरे व्यक्ति के लिए भैया गड्ढा खोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, कर्मा है, कर्मा वापसी घूम के आते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा भरोगे। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है। और अजात शत्रु की हत्या कौन कर देगा? उदयन कर देगा। इस प्रकार इस वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। और ये लास्ट टाइम आपका पूछा गया है, ये PYQ है। PYQ ये क्या है प्यारे दोस्त? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहां से लास्ट टाइम आपसे प्रश्न पूछा गया है।
यहां से लास्ट टाइम आपसे प्रश्न पूछा गया है। ओके ना? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि सर गुड, समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं प्यारे दोस्त, किसके बारे में है? अजात शत्रु के बारे में। क्योंकि इसके बाद में शासक कौन बनता है भैया? अजात शत्रु शासक बनता है। 492 से 460, हमने कहीं गलती की है कुछ? अच्छा, ये हरिवंश है, ठीक है। ये भैया संस्थापक था, ये 492 तक ही चलता है, वो ठीक है। वो हरिवंश का शासन निकाल दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। हम गलत नहीं है, सही है सारा कुछ। यदि हम अजातशत्रु की बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो 492 से कब तक? 460 तक इसका शासनकाल रहा है। और यदि मैं बात करता हूं, इसका जन्म होता है 409 में, ठीक है, और मृत्यु होती है 460 में। ओके। इसका अन्य नाम क्या था? कुनिक, जिसे पितरहंता भी कहा गया। माता का नाम था बेटा महाकोशला, महाकोशला देवी, ठीक है, महाकोशला। क्योंकि हमने यहां जब बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसने एक कौशल नरेश एक विवाह और किया था, उसे भी लिख लेना कि कौशल नरेश राजकुमारी कोशला देवी से विवाह भी किया था। कोशला देवी, क्या बताएंगे? एक रानी कौन थी? कौशल राज्य की राजकुमारी थी कोशला देवी। कौशल राज्य की राजकुमारी, कौशल राज्य की राजकुमारी थी। और कोसला देवी से ये क्या करता है भैया? विवाह। एक विवाह चेलना से किया, दूसरा क्षेमा से किया, और तीसरा भैया कोसला देवी से किया। और ये कोसला देवी का ही क्या था बच्चे? पुत्र था। क्या बताएंगे कि भैया ये कोसला देवी का पुत्र था? किसका? कि भैया कोसला देवी का ही पुत्र था। 32 वर्षों का शासनकाल रहा है इस व्यक्ति का। किसके अनुसार? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 32 वर्षों का शासनकाल रहा है। ओके ना? आपको दिख भी रहा होगा, 492 से 460 तक। 483 बीसी में ये क्या करता है? प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी राजगृह में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्यारे दोस्त? माँ कश्यप थे। मैंने आपको याद किए, कल मैंने याद कराया था ना, अका अक, अका अक, कि भैया जब बौद्ध संगीति की बात आती है तो किस किस के शासनकाल में आया था, हुए थे? ऐसे अजातशत्रु, का से कालाशोक, ऐसे अशोक, और कैसे कनिष्क। इस प्रकार से चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी बच्चे। और मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे आप किसी भी जाती हुई गाड़ी का एकदम नंबर नोट कर लेते हैं और अपने दिमाग में मैक्सिमम चीजें अपने दिमाग में रखना सीखें, और कल पर कुछ मत छोड़िए। अब आप नोट्स बनाओगे, फिर उसके बाद में उसका रिवीजन करोगे। बच्चे 5-6 क्लास डेली चल रही हैं, और वो कैसा रहेगा कि आप क्लास के क्लास में चीजें तैयार कर रहे हो? वो कैसा रहेगा? तो आपको वो चीजें करनी है ना जो क्लास के क्लास में तैयार हो रही हो, या फिर उसमें ज्यादा मजा आएगा कि आप पहले नोट्स बनाएंगे फिर बाद में चीजें करते रहेंगे? नहीं, इस चीज की मैं कभी अनुमति नहीं देता किसी को भी। यहाँ पर काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष होता है और विजय हुआ। बाजीरा से विवाह करता है, और जो विवाह हुआ उसी से प्रसेनजीत की पुत्री थी, ठीक है। जिससे विवाह हुआ वो कौन थी? प्रसेनजीत की पुत्री थी। इस व्यक्ति ने काशी, वज्जी, कौशल और वैशाली को जीता है। युद्ध में रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। ये रथमूसल और महाशिला कंटक हैं क्या प्यारे दोस्त? आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी, इसमें रथ मूसल रहता है। आप जानते हैं एक रथ रहता है, भल्लाल देव एक रथ पर आता है, और जिसमें अगली तरफ चक्र लगा होता है। तो एसएस राजामौली ने यहीं से ये चीजें ली हैं। महाशिला कंटक एक बड़ा सा पत्थर लिया करते थे, उस पर आग लगा देते थे, और वो ऐसे दूसरे साम्राज्य में जाकर ऐसे पड़ता, साम्राज्य मतलब इन द सेंस महल में जाकर पड़ता था। क्लियर है? हाँ, 3 विवाह किए थे बेटा। देखिए यहाँ आपको शासनकाल और वर्ष याद मत रखिएगा, इसके चक्कर में मत पड़िए। थोड़े बहुत शासनकाल और वर्ष आपको याद रखने हैं मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में। यहाँ इतना इसका प्रेशर नहीं है। एक प्यारा दोस्त कह रहा है कि बहुत देर से कमेंट कर रहा है, सर जी फास्ट पढ़ाओ फास्ट पढ़ाओ। बेटा प्लीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, उनका भी ध्यान रख जो पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं अपनी विद्वता किसी ऐसे बच्चे पर नहीं दिखाना चाहता। आप मेरे साथ याद करते चलें, कंठस्थ करते चलें।
मैं यह उम्मीद करके बैठा हूं। अजातशत्रु जैन धर्म का क्या था भैया, अनुयायी था, ठीक है, लेकिन बाद में इसने क्या कर लिया था भैया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। महावीर स्वामी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासन काल में होती बेटा, दोनों की मृत्यु इसी के शासन काल में हुई। ओके, इसकी हत्या इसका पुत्र कर देता है, और आप जानते हैं इसे द्वितीय पितृहंता कहा गया, क्योंकि इसने किसकी हत्या कर दी थी, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अपने पिता की। इस व्यक्ति ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ठीक है, जो कि गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर स्थित थे। कुसुमपुरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसे जानता है, पाटलिपुत्र को, ठीक है, और इसे ही राजधानी बनाता है। उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया इन लोगों ने। सबसे पहला अनिरुद्ध था, फिर मुंडा था, और फिर था नागदशक। इन्होंने इसके बाद में इस तरीके से शासन किया, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और जिसकी हत्या कौन करता है, इसका एक मंत्री था शिशुनाग, ठीक है, इसकी हत्या कर देता है। ओके, तो क्या बताएंगे मेरे दोस्त, देखो सुनिए, स्पीड से पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए प्लीज। अपना 10 वर्षों का एक एक्सपीरियंस रहा है, आपको कितनी स्पीड से चढ़ना चाहिए वो सिर्फ मुझ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जिन्हें स्पीड कम लग रही है, तो प्लीज आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्लास को बाद में देख लेना, 2 गुना की स्पीड करके देख लेना, समझे। जिन्हें ज्यादा लग रही है, तो प्लीज वो अपने आप को मेरे साथ लेकर आओ, क्योंकि मेरी एक आइडियल स्पीड है, और ये सभी रिकॉर्डेड क्लास आपकी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती आपके पास रहेंगी, सब कुछ आपके पास में रहेगा। आप इस क्लास को 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 बार देख सकते हो। आपने पैसा दिया है, उसका पैसा वसूल होगा। क्लियर पे दोस्त। तो नागदशक की हत्या कौन कर देता है बच्चे, उसका मंत्री शिशुनाग कर देता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में प्यारे दोस्त। शिशुनाग वंश शासन काल रहा है 412 से 344 बीसी। क्या बताएंगे, 412 से 344 बीसी। डन है। पॉलिटिकल साइंस आपको अजीत सर कराएंगे, पॉलिटिकल साइंस कौन कराएंगे, अजीत सर। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये मत जानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्थापक जानना जरूरी है कि भैया शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। राजधानी इसकी वैशाली रही है, और शिशुनाग ने अवंती को जीता और प्रद्योत को पराजित कर दिया था। किससे जीता, कि भैया अवंती को जीता था, किसने, शिशुनाग ने। इसी के क्रम में जो अगला शासक रहा था भैया, वो कौन था, कालाशोक। कालाशोक का अन्य नाम था काकवण। अब ये काकवण इन द सेंस क्या होता है, ये व्यक्ति इतना काला था, इतना काला था, इसे काकवण कहा गया। काक का अर्थ होता है कौवा, कौवे जैसा काला था, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता, कि भैया ये काकवण था। दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी में वैशाली में सभा कामी या फिर सभा कामिर क्या थे, अध्यक्ष थे। इसी के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति आपको याद है, अकाक कराया था मैंने। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन, इसके 10 पुत्र थे और उसमें से एक पुत्र था जिसका नाम था नंदीवर्धन। अंतिम शासक होता है बेटे, क्या बताएंगे भाई, अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कौन करता है प्यारे दोस्त, माँ पद्मानंद की छुरा घोपकर, छुरा घोपकर, ठीक है। यहाँ पर माँ पद्मानंद ने नए वंश नंद वंश की स्थापना की भैया, कौन से, नंद वंश की। और यहाँ पर एक बहुत छोटी सी स्टोरी भी है, मैं आपको बता दूं कि जो नंदीवर्धन था भैया, नंदीवर्धन शासक था, इसका काम था डेली कुर्सी पर बैठकर क्या बनवाना, अपनी दाढ़ी बनवाना, ठीक है। जो महापद्मनंद था, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और ये महापद्मनंद जो है ये अपने पिता की जगह नाई का कार्य कर रहा होता है, ठीक है। ये एक छुरा रखता है, और यहाँ पर ये रोज इसकी दाढ़ी बनाता है, ठीक। और होता क्या है, यहाँ पर सज संवर के, किसकी, नंदीवर्धन की, किसकी भैया, नंदीवर्धन की पत्नी जो है देखो एकदम सज संवर के एकदम आराम से बैठ जाती है। ये हट्टा कट्टा पहलवान आदमी था। अब भैया 2 आंखें इसकी और 2 आंखें उसकी, आंखें हुई 4, आंखें हुई 4। अब होता क्या है कि भैया सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब 2 आंखें 4 हुई रोज, अब ये कहती है, अजी सुनते हो, न्यू कहा, हाँ सुना, कि कहीं भाग चले, ये पागल है, तेरा तो आदमी है, तेरा तो हस्बैंड है, न्यू का इसका क्या है, ये मुझे पसंद ना है, यू भी कर लू, इसका पापा भी कर लू, तो क्या करना है, ये कर दे साहब। एक दिन
भैया छुरे से ही कर दी गर्दन साफ, टैंटाना है, माँ खत्म। ओके। तो यहाँ पर नंदीवर्धन की हत्या किसने की भैया? महापद्मनंद ने छुरा घोंप कर दी, और महापद्मनंद ने एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश को किस नाम से जाना गया कि भैया? नंद वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या बताएंगे? नंद वंश के नाम से इसे जाना गया। जब आप बात करते हैं नंद वंश की, तो भैया इस नंद वंश का संस्थापक कौन रहा है भैया? महापद्मनाभ, जिसे हम उग्रसेन, एकराट और सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। सबके अपने अपने नाम हैं। जैसे यदि बात करते हैं, उग्रसेन क्यों कहा गया? तीव्र गुस्से के कारण। एकराट क्योंकि ये महाबली था। सर्वछत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने के कारण। ठीक है, और इसे भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यहां पर ये जाति से कौन था? मैंने बताया था, नाई था। और मगध का प्रथम शासक जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां नहर का निर्माण करवाया। तो आप ध्यान रखिएगा, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन होगा? है, आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम, है ना? देखिए, मैं किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि एक महिला मेरी बहन भी है, एक महिला मेरी माता भी है, और एक महिला मेरी पत्नी भी है। लेकिन आप जानते हैं, लगभग 80 से 90% विवादों की जड़ हम गहराई से जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कौन है, एक महिला रही है। हुँ? और जब तक हम इस चीज को समझें या फिर समझें कि किसी चीज को कैसे करना है बेटा, हाँ, आप लोग मजाक बना देते हो, इसको नीले ड्रम में पैक कर दिया, ऐसा नहीं है। आप कितने भी इतिहास देख लीजिए, आपने एक मैरी कॉम का भी स्टेटमेंट देखा होगा, कुछ दिन पहले आपने दीपिका पादुकोण का एक स्टेटमेंट देखा होगा। पता है, कुछ लोग जो है ना, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ देते हैं, और ये वास्तविकता है। कभी कभी आपके पास जो है, आप उसकी कदर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे, बहुत सारे लोगों को इन चीजों के चलते ना ब्रेकअप हो जाता है, बहुत सारे लोगों को डाइवोर्स हो जाता है। गलती उनकी नहीं है, वो तो अलग हो गए, लेकिन उन जनरेशन क्या, उनके जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा, कभी इस बात का सोचा है आप लोगों ने? कुछ नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हमारी साइड में जाकर लग जाती, हम नहीं जानते। हमें जब कोई एक अच्छी दिशा में लेकर चलता है, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना अंधभक्ति में डूबे हुए हैं कि वो ऐसा पढ़ाता है ऐसा। अरे भैया, मैं भी आपको उछल कूद कर सकता हूँ, मैं भी बेफालतू की चीजें आपको बता सकता हूँ। मैं क्लास के बीच में बार बार मैं आपका टाइम पास करने के लिए या पूरा करने के लिए मैं इधर उधर की चीजें नहीं भैया, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपकी गुड बुक में रहना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको वो पढ़ाना चाहता हूँ, वो सिखाना चाहता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको हमेशा एक ऐसा दृष्टिकोण रखना है जो आपके लिए नहीं, एक समाज के लिए भी क्या बन जाए, मिसाल बन जाए। इस तरीके से करना बेटा। मैंने कहा था, नोट्स मत बनाइए। अरे नोट्स, ये नोट्स ही तो बचे, ये नोट्स ही हैं, आप क्या इसमें एक्स्ट्रा बनाएंगे? क्या एक्स्ट्रा बनाएंगे? फाइलिंग वाले सारी चीजें, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी पढ़िए। आप देश का भविष्य हैं बच्चे, तो आपके लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए सब चीजों के लिए। यदि बात करते हैं, इनके समकालीन कौन थे? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखा था बेटा? अष्टाध्याय को लिखा था, अष्टाध्याय। ओके, इसका उत्तराधिकारी कौन रहा है भैया? अग्रमीज। अग्रमीज गणानंद। गणानंद का दूसरा नाम क्या है? अग्रमीज। इस अग्रमीज के नाम से जाना गया। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय होता है, 326 बीसी में, इसी के शासन काल में हुआ था। वरुचि विद्वान थे इसके समय, कात्यायन विद्वान इसी के समय थे। तीन ग्रंथों को मुनित्रय कहते थे। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, और वर्तिका जो है कात्यायन ने लिखा, अष्टाध्याय को पाणिनि ने लिखा। ये इसी के समकालीन थे। अब गणानंद भैया एक, मतलब कह सकते हैं घमंडी राजा रहा है। घमंडी, घमंडी राजा रहा है। अब होता क्या, इसके दरबार में चाणक्य एंट्री करते हैं और कहते हैं कि महाराज,
आपको है ना अपने शासन पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की चीजों पर नहीं ध्यान देना चाहिए। गणानंद को लगा कि यार ये मुझे क्या समझाएगा, कहा कि 2 कौड़ी के पंडित तो मुझे समझाना आया है। लेकिन चाणक्य विद्वान आदमी था। चाणक्य वहां से चले जाते हैं, पता चलता है इसी समय सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। अब सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, गणानंद हारा, बहुत अच्छी तरीके से हारा है। लेकिन चाणक्य को पता चल गया था मुझे अपने देश को बचाने के लिए एक योद्धा की आवश्यकता होती पड़ेगी। और फिर कौन, चाणक्य एक ऐसे विद्वान को तैयार करते हैं जिसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं बेटा। हाँ जी अंकित जी, हो जाएगा। ओके, यहां पर हम लोग सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर ये मकदूनिया का शासक था भैया, जिसे आप मैसेडोनिया के शासक भी बोलते हैं, क्या मकदूनिया फिर मैसेडोनिया के शासक के नाम से आप जानते हैं बेटा? क्लियर है। पिता का नाम फिलिप सेकंड था, माता का नाम ओलंपिया था, उपनाम अलेक्जेंडर। क्या बताएंगे उपनाम क्या था प्यारे दोस्त? अलेक्जेंडर था। सिकंदर की पत्नी कौन थी? रैक्सोना थी। सिकंदर की पत्नी का नाम रैक्सोना था। गुरु अरुस्ते थे, और अरुस्तु के गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु कौन होंगे भैया? सुकरात होंगे। ठीक है। अरुस्तु ने जो बुक लिखी है पॉलिटिक्स, और प्लेटो ने जो बुक लिखी है वो रिपब्लिक लिखी है। क्या लिखी है बेटा? रिपब्लिक लिखी है। क्लियर है? डन है। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक का नाम था इलियड। क्या बताएंगे? सिकंदर की पसंदीदा बुक का नाम क्या था कि भैया? इलियड था। क्या बताया प्यारे दोस्त? इलियड था। यहीं पर हम लोग बात करते हैं, सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफेला था। ठीक है। और भारत में 326 बीसी में ये आया था, वापस जाता 325, यानी कि लगभग 19 महीने सिकंदर जो है भारत में रहता है। कितने महीने? कि भैया ये 19 महीने लगभग भारत सिकंदर में रहता है। ओ सॉरी, सिकंदर भारत में रहता है। मुझे लगता है यहाँ तक ओके। अब ये व्यक्ति अकेला थोड़ी आया था, इसके साथ में क्या क्या चीजें आई थी। ये हम बात करते हैं सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध, तो भैया हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध, या फिर वितस्ता का युद्ध, तीनों चीज एक ही है भैया। ये तीनों चीज बेटा यही है। यहाँ 325 बीसी में राजा पुरु और सिकंदर के बीच में एक युद्ध होता है। इनके बीच में एक युद्ध हुआ, और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्या बताएंगे? कि भैया सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ व्यक्ति हैं। सेल्यूकस निकेटर है जो कि एक थल सेनापति था। निरियाकस है, एक जल सेनापति था। फिलिप था, एक प्रबंधक जिसे मैनेजर बोलते हैं। एनासिक्रिप्स इतिहासकार आया था। अरिस्टोबुलस ये भी क्या था भैया? एक इतिहासकार था। यदि सिकंदर की मृत्यु की बात करते हैं तो 330 बीसी में बेबीलोन इराक में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हो जाती है। हाँ जी भैया, पीडीएफ नोट्स आप निकलवा सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं, सारा कुछ करा सकते हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? ठीक है, आज की चीजें हम लोग यहीं से यहीं तक ओवर करेंगे, क्योंकि हम कल मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे यहाँ तक बताइए, चीजें ओके है ना? टेंशन मत लिया करो, मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो, गजब रहा करो। ठीक है ना? डोंट वरी। कभी कभी जब जीवन में ये लगे नहीं कि बहुत कठिनाई आ रही है, सोचिए कि ईश्वर की असीम कृपा है, वो आपको तराशना चाहता है। एक बार प्यारे दोस्त मुझे बताइए यहाँ तक ओके है? समझ में आई चीजें? मुझे ये भी पता है कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे लेकिन प्रोडक्टिव रखेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी स्पीड से चलो, नहीं बेटा, स्पीड मैं अपने तरीके से लेकर चलूंगा। आपके कहने से मैं पूरी क्लास का नाश नहीं कर सकता, किसी एक बच्चे का। आपका दृष्टिकोण हो सकता है, शायद आपने इतिहास पहले पढ़ रखा हो, तो आप शायद रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपके लिए तो चीजें ऐसी लग रही होंगी बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन उस बच्चे का भी ध्यान रखना है ना, जो बच्चा साथ साथ चीजों को करता है बेटा। हार्ड वर्क, पवन कुमार जी, सिर्फ हार्ड वर्क करना है। मेरे पास में कोई ऐसी गुट्टी नहीं है, कोई च्यवनप्राश नहीं है। हार्ड वर्क करिए, आप लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। आप लोग निश्चित रूप से, आपको कोई हराने वाला नहीं है यदि आप हार्ड वर्क करते हैं बेटा। ठीक है ना? ओके,
एक प्यारा भाई कह रहा है कि सर सब डन डन डन। ठीक है, तो आप लोग अपना ऐसे ही ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दीपक जी, जैसे आप कहोगे, जितना कहोगे इतना नहला दूंगा। डोंट वरी। एक बार आप स्माइल वाली इमोजी के साथ में, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फेस पर है ना स्माइल है कि नहीं है, डर तो नहीं है ना आपको एग्जाम को लेकर? एक बार बताएंगे सभी, एक बार स्माइल वाली इमोजी सभी के साथ आनी चाहिए बेटा। इसकी 50%, मुस्कान जी इसकी 50% भी करेंगे, लेकिन निरंतर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 13 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज ही क्लास ओवर होगी। गुड, शाबाश। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते, नमस्कार। हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, सह हिंद, जय भारत, जय।